साथियों, जब भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की बात चले और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज यानी आईएनए का जिक्र ना हो, तो शायद वो महोत्सव खोखला और महत्वहीन ही लगेगा। 1945 के इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, जिन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश कोर्ट मार्शल की तरह थे, इनके सबसे पहले ही ट्रायल में जिन लोगों पर केस चला था वो आईएनए के लोग थे। कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर शाहनवाज खान। साथियों, हमारा आज सौभाग्य है कि हम गीतांजलि के प्रोग्राम में कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों के परिवार के एक सदस्य से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। वे पद्म भूषण गुरबख्श सिंह ढिल्लों की पुत्रवधू तो हैं ही, परंतु उनकी सामाजिक और साहित्यिक पटल पर भी अपनी एक अलग पहचान है। गत वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। दैनिक भास्कर एवं नई दुनिया में उनके लेख छपते रहे हैं। उनके कहानी संग्रह रिश्तों के दायरे, उसके लिए देव भारती पुरस्कार एवं सम्मान भी उन्हें मिला है। पूर्णिमा ढिल्लों जी, मेलबर्न के आज के गीतांजलि प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी के गीतांजलि प्रोग्राम के आयोजक श्री विपिन गैंधर जी की बहुत बहुत आभारी हूँ और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेलबर्न की इस धरती पर मुझे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर वार्तालाप करने का सुअवसर प्रदान किया। अप्रवासी भारतीयों में देश प्रेम की भावना देख सचमुच मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। अपने परिवार और आजाद हिंद फौज के बारे में मैं बता रही हूँ आपको आगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के कैथे हॉल में आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की उद्घोषणा की थी। कर्नल ढिल्लन साहब को नेताजी ने नेहरू ब्रिगेड की कमान सौंपी और उन्होंने इरावदी नदी पर न्यागू और पैगान का मोर्चा संभाला, जो जनरल शाहनवाज खान के कमांड में था। युद्ध के दौरान एक ऐसा निर्णायक समय आया जबकि उन्हें हथियार डालने पड़े। युद्ध के दौरान ढिल्लन साहब को अपेंडिक्स का अटैक हुआ। उनके पैर में मोच थी और सीने में गोली लगी हुई थी। दोनों के बीच हथियार डालने की बातचीत चल रही थी। शाहनवाज जी ने कहा, मैं अपना हथियार अंग्रेजों को नहीं दूंगा और उसे नदी में फेंक दूंगा और 2 गोलियां अपने पास खुदकुशी करने के लिए रखूंगा। कर्नल ढिल्लन साहब खुदकुशी के नाम से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे। वो बहुत ही गुस्से में स्ट्रेचर से उठे और उन्होंने एकदम शाउट करते हुए शाहनवाज जी को कहा कि नेताजी का सिपाही खुदकुशी की बात सोच कैसे सकता है। तो उसके बाद उनको काफी एकदम ये रियलाइज हुआ कि मैंने ऐसे बोल दिया, पर उन्होंने उनसे माफी मांगी। शाहनवाज जी से उन्होंने माफी मांगी। फिर शाहनवाज जी ने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने जब हथियार डाल दिए, तो जब हथियार डालने के बाद शाहनवाज जी ने उनसे कहा, बख्शी, ये तूने मुझसे क्या करवा दिया है। और वहीं बैठकर उन्होंने इकबाल की 2 लाइनें लिखी। उस मोच के मातम पर रोती है भंवर की आंख, उस मोच के मातम पर रोती है भंवर की आंख, दरिया से तो उठी लेकिन साहिल से न टकराई। तो ये उसके बाद इन लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बहुत अच्छा आपने बता रहे हैं। आपसे जो फर्स्ट हैंड अकाउंट मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। इसके बाद उन लोगों को कैद करके, क्योंकि आत्मसमर्पण कर दिया था, और फिर कैद करके दिल्ली लाल किले में ले जाया गया। इनके साथ 100 लोग और थे सैनिक, और उसके बाद इन लोगों को कैद कर दिया गया। और कैद करने के बाद पहले तो यही हुआ था कि इनको फांसी ही दी जाएगी, मगर उस वक्त काफी विद्रोह था, तो इन लोगों ने मुकदमा दायर किया। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने उन तीनों पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया। और उसके बाद जब राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था तो इनके वकील थे कैलाशनाथ काटजू, भूलाबाई देसाई। इन लोगों ने इनका मुकदमा लड़ा था। हालांकि आजाद हिंद फौज देखा जाए तो वो हार गई थी, उनको जीत तो नहीं मिली थी, लेकिन अंग्रेजों का ये था कि उन्होंने ये कहते हुए भारत को छोड़ दिया था कि जो उस वक्त जो सेना थी उन्होंने विद्रोह किया, और सैनिकों के विद्रोह से डरकर ब्रिटिशर्स ने देश को छोड़ दिया था। जी हाँ, मैंने सुना है कि आईएनए के करीब 65,000 में से करीब 27,000 सैनिक मारे गए थे। हाँ जी, 27,000 सैनिक उसमें मारे गए थे। और उसके बाद ये जब मुकदमा चल रहा था, उस दौरान मेरे जो ससुर साहब थे, ढिल्लन साहब, उनको हम तातू जी बोलते थे प्यार से, तो उनके पिताजी ठाकुर सिंह जी ने आके उनको बोला, अपने बेटे को, कि आप माफी मांग लो अंग्रेजों से। अच्छा। हाँ, कर्नल साहब बोले कि, उनको पाइया जी बोलते थे, पाइया जी आप कैसी बात करते हैं, मैं अगर माफी मांग लूंगा तो जो 26-27,000 लोग शहीद हुए, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, तो प्लीज आप मुझे मजबूर मत करिए। लेकिन फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के इनके पैरों पर रख दी।
पर उन्होंने फिर भी कहा नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो बोले ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कल तेरी माँ को तेरे पास भेजूंगा। तो अच्छा। दूसरे दिन फिर उनकी माँ से उनकी मुलाकात कराई गई। तो उनकी माँ ने उनकी पीठ ठोकते हुए कहा, बेटा तूने मेरी कोख सफल कर दी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो इससे उनको बहुत ज्यादा ताकत मिली। उन्होंने कहा अब मुझे किसी की कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी माँ से ऐसा आशीर्वाद मिल गया। बहुत ऐसे सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही उनकी पत्नी श्रीमती बसंत कौर जी ने भी अपने एक भाषण में बोला कि यदि मेरे सुहाग के बलिदान करने से देश आजाद होता है तो मैं ये बलिदान खुशी खुशी कर दूंगी। तो इस तरह की भावना थी उस समय लोगों में, और इसी से काफी ये बहुत सुंदर आप बता रहे हैं, आपकी बातें सुन के इतना अच्छा लग रहा है। और खासतौर से ये जो नई पीढ़ी है जिसने कभी आजादी को उतना करीब से देखा नहीं है, कि आजादी जो हम लोग इतनी आजादी से घूमते फिरते हैं देश विदेश में सब जगह है, उसके लिए कितने लोगों ने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ बलिदान दिया है, और जो कि आप फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रही हैं बिल्कुल परिवार की तरफ से, ढिल्लों साहब की जुबानी, जो कि आपने अपने परिवार में देखा और सब कुछ सुना है, और जो आप हमसे साझा कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। उम्मीद है कि इससे आज की जो जनरेशन है, जो कि आज के जो यंग जनरेशन, जो टीनेजर्स हैं, जो मिडिल एज भी हैं, उनको पता लगेगा कि ये जो आजादी कोई आसान चीज नहीं है जो हम देख रहे हैं, इसके लिए बहुत लोगों के बहुत से बलिदान गए हैं। तो पूर्णिमा जी एक बात बताइए, आप इतना इसमें तो बहुत कुछ पूछने का हो जाता है कि बहुत सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा आपसे, और आपको भी काफी लगता होगा कि जब आप यादों की गलियों में जाते हैं तो पता नहीं कितनी चीजें कुरेदने में अच्छा खराब दर्द भरा सब कुछ ही निकल के आता है इन सब चीजों में। उस समय वैसे एक ये नारा बहुत ज्यादा उस पे था, लाल किले से आई आवाज, ढिल्लन सहगल शाह नवाज, लाल किला तोड़ दो, ढिल्लन सहगल शाह नवाज को छोड़ दो। तो इस नारे ने इतना काम लाल किले की दीवारों को हिला दिया, और चप्पे चप्पे पर लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठी होती थी। और जब इन लोगों को रिहा किया गया मुकदमे के बाद 3 जनवरी 1946 को, तो इतनी भीड़ थी चांदनी चौक में, कहते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इन लोगों का जोश था, और उसी को देखते हुए ही अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा भारत। बहुत अच्छा आपने बताया, इससे लोगों को जो फ्रीडम फाइट है जो भी है उसके बारे में एक अलग तरीके से सोचने का मौका भी मिलता है। कुछ चीजें जो है इतिहास के पन्नों में दबी रह गई, जिनको कि धीरे धीरे अब निकल के आ रही हैं। तो अच्छा है कि सबको सब कुछ पता लगना चाहिए, ताकि हम लोग अपना सोच सकें कि क्या क्या हुआ उस समय में और किसने क्या क्या बलिदान किया। वैसे आजकल काफी सारा उनके जो नेताजी के बारे में और उनके काफी सारी जो चीजें थी रेस्ट्रिक्टेड थी, जो कि काफी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, काफी चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं पिछले 7-8 साल में। तो अभी कुछ समय पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया था अभी इनके जन्मदिन पर। तो एक आजाद हिंद फौज सेनानी के परिवार से होने के नाते आप इसको किस तरह से देखती हैं? हमारा तो ये बहुत बड़ा सपना था बहुत सालों से कि नेताजी को उचित सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक नेताजी को उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो युवा पीढ़ी को प्रेरणा नहीं मिलेगी, उनको आजादी का महत्व समझ में नहीं आएगा। तो वो जो हमारा सपना था वो अब जाके पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अब वैसे भी ये 15 अगस्त बहुत विशेष होने जा रहा है। इस 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के हृदय स्थल इंडिया गेट पर नेताजी की 48 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करेंगे, और उसका अनावरण होगा उस दिन। तो ये हम आजादी हिंद फौज के सेनानियों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, और शायद इससे ज्यादा खुशी हमें और किस चीज में नहीं मिल सकती, क्योंकि हम लोग बहुत समय से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ जाकर युवा पीढ़ी नेताजी को सैल्यूट कर सके। बहुत अच्छी बात बताई और आपने। फिर वो जगह भी क्या चूज के, जहाँ पे जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी उस जगह पर, उसको हटाकर उस जगह पर नेताजी की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है कि जो कलकत्ता में 125वीं जयंती पे किया था विक्टोरिया हॉल में जी, वो भी एक सिंबल है कि नेता विक्टोरिया हॉल इनका था ब्रिटिशर्स का, और वहां पर नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मोदी जी ने मनाया था। बिल्कुल सिंबलिज्म का बड़ा महत्व होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आपने इतना कुछ देखा है अपने परिवार में, आजादी के आपने देखा कि जो लोग आपके परिवार के लोग थे और बाकी सब भी थे, और आज की पीढ़ी को भी आप देखती हैं कि वो कैसे कितनी स्वतंत्र है, कितना कुछ कर रही है, कैसे वो अपनी आजादी को
पर्सनल आजादी को व्यक्तिगत तौर पर और जो कि देश की समाज की जो आजादी में कैसे देखती है, तो आपके लिए आजादी का क्या अर्थ है? आप कैसे देखती हैं आजादी को? मैं समझती हूँ आजादी को लेकर एक तो समानता बहुत ज्यादा जरूरी है, स्त्री पुरुषों में समानता। अच्छा। और बचपन से ही बच्चों को आजादी के महत्व को सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए कि हमें आजादी कैसे मिली, क्योंकि जब अभी तक जो दूसरी सरकारों का रहा देश में, तो उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि बच्चों को आजादी के बारे में बताएं, क्योंकि जब तक इस पीढ़ी को ये समझ में नहीं आएगा कि आजादी हमें कैसे मिली, उसके लिए कितने सेक्रीफाइस किए। आजादी अभी से नहीं है, ये तो 1857 से इसकी चिंगारी शुरू हुई थी, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी आहुतियां दी। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, कई लोगों ने इसमें अपनी आहुतियां दी। तो आजादी बस ये है कि ये बाद में इसको आके संभाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी हिंद फौज ने, और उस पे आके आजादी का ये हुआ। मैं तो समझती हूँ आजादी बच्चों को, आजादी का क्या है कि बच्चे उसको स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के तौर पर लेते हैं। अगर हम उसको आजादी दे तो आजादी दे देते हैं, अगर हम बच्चों को पूरी, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। तो अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। तो और बच्चों बच्चों को का महत्व बच्चों को समझ में है ही नहीं है इस पीढ़ी में। उनके लिए आजादी क्या है वो समझते हैं सिर्फ अपनी खुद की आजादी। उनको ना देश से मतलब रहता है, और ना पेरेंट्स की भी, आज के बच्चे पेरेंट्स की भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो पहले थी। जो संस्कार हमारे पहले थे, वो चीजें आज काफी हद तक खत्म हो गई हैं, तो काफी बदलाव आ चुका है। तो आजादी मीन्स जब तक कि समानता नहीं आएगी और पुरुषों में जो अहंकार की भावना है वो जरूर खत्म होनी चाहिए। उसके लिए मैं समझती हूँ जैसे हमारे जो भी आध्यात्म के केंद्र हैं, मेडिटेशन वगैरह इस तरह की वो चीजों पे। सब, क्योंकि महिलाएं तो उस तरफ जाती हैं। अगर महिलाएं परेशान होती हैं तो वो उस तरफ उनका झुकाव हो जाता है, क्योंकि उनको अपनी मानसिक शांति के लिए वो रास्ता ढूंढती हैं। लेकिन अगर मानसिक शांति परिवार में पुरुषों की वजह से है, चाहे वो आपका पति है, बेटा है, फादर है, कोई भी है, तो अगर उनकी वजह से, तो उन लोगों को भी ये सब करना चाहिए, ताकि तभी घर में शांति हो सकती है और आजादी की जो भावना है, वो जो इक्वलिटी की भावना, तभी आ सकती है। अभी मैं समझती हूँ स्त्रियों को उतनी आजादी नहीं है। हालांकि नेताजी ने यही सोच कर रानी झांसी रेजिमेंट का वो किया था उन्होंने जी। में लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन को उन्होंने कैप्टन बनाया था। उनका उद्देश्य यही था कि जब तक देश को दास्ता से खत्म करने के लिए, देश में दास्ता खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। हालांकि हाँ। ये आपके विचार हैं, वैसे सभी को स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब भी पता होना चाहिए और सही समय पर स्वतंत्रता मिले। कितनी स्वतंत्रता कब होनी चाहिए व्यक्ति के पास, उसी से पता लगता है कि क्या करना चाहिए। और बड़ा अच्छी बात आपने बताई कि अध्यात्म की जानकारी और अध्यात्म में थोड़ा रुझाव हो तो व्यक्ति अपना बैलेंस बना के रखता है। हाँ तो जी। एक बात बताइए मुझे कि इस बारे में तो चर्चा काफी चलती रहेगी कि समानता होनी चाहिए और पुरुष और नारी सभी को इस बारे में साथ साथ लेके चलना होता है। तो हाँ जी। जो चीज आप बता रहे हैं वो दोनों के लिए उतनी ही एप्लीकेबल है, उतनी ही जरूरी है। हाँ जी। तो मैं एक दूसरे विषय पर आता हूँ। आप स्वयं भी एक लेखिका और कवित्री भी हैं, हाँ तो जी। कोई अपनी पसंदीदा कविता हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगी आप? हाँ जी, बिल्कुल। हम, मेरी एक कविता है आलोचना। हाँ जी। माना कि बहुत कमियां हैं मुझ में, माना कि बहुत कमियां हैं मुझ में, वक्त अपना मेरी कमियां ढूंढने में बर्बाद ना करो। वाह। वक्त अपना मेरी कमियां ढूंढने में बर्बाद ना करो। मुझे बेहतर बनाने की कोशिश में, मुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुम खुद को तराशना ही भूल गए। मुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुम खुद को तराशना ही भूल गए। मैं निकल आई हूँ, मैं निकल आई हूँ अब वक्त से बहुत आगे। मैं निकल आई हूँ अब वक्त से बहुत आगे। चाह कर भी तुम मुझे अब तलाश ना पाओगे। चाह कर भी तुम अब मुझे तलाश ना पाओगे। ऊंचाई पर पहुंचकर मैंने कायम कर लिया है अपना वजूद। ऊंचाई पर पहुंचकर मैंने कायम कर लिया है अपना वजूद। मेरी पतंग को अब तुम अपनी डोर से खींच ना पाओगे। मेरी पतंग को अब तुम अपनी डोर से खींच ना पाओगे। मैंने अब सीख ली है कला खुद को तराशने की। मैंने अब सीख ली है कला खुद को तराशने की। अब मैं एक बेशकीमती हीरा हूँ। अब मैं एक बेशकीमती हीरा हूँ जिसकी चमक ने खोखला कर दिया है तुम्हारे वजूद को, कुचल दिया है तुम्हारे दम्भ को,
अहंकार की चादर तले दफन हो चुका है तुम्हारा अस्तित्व। आज मैंने जीत ली है ऐसी जंग, आज मैंने जीत ली है ऐसी जंग, छीन लिए हैं सब हथियार तुमसे, कर दिया है तुम्हें निहत्था, कर दिया है तुम्हें निहत्था। तुम्हारी आलोचनाओं के खंजर पर ही, तुम्हारी आलोचनाओं के खंजर पर ही खड़ा है आज मेरा वजूद। तुम्हारी आलोचनाओं के खंजर पर ही खड़ा है आज मेरा वजूद। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा अच्छा आपने आलोचना का लिखा, और ये एक नारी की अभिव्यक्ति लगती है, बड़ी अच्छी सी। हालांकि मुझे आपकी बात से याद आया, कबीर दास जी कहते थे ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हाँ जी। तो पर ये भी बात सही है कि जब कोई आपकी आलोचना करता है तो वो आपको निखारने का ही प्रयास कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप लेते हैं तो वही सकारात्मक तरीका है। इसी तरीके से आप अपने आप को कर सकते हैं कि वो कहते हैं ना, मुझको तराशने में कोई कमी ना बख्शना, चाहता हूं मैं हर मुश्किल इम्तिहान से गुजरना। बहुत अच्छी, ये 2 लाइनें मेरी अपनी हैं वैसे। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी लिखी है। चलिए कोई नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और आपने बड़ी अच्छी प्रेरणा दी, खासतौर से नई पीढ़ी को जिन्हें की आजादी के मायने शायद उतना अच्छे से नहीं पता होते कि कितने लोगों ने इसमें कितना बलिदान दिया है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम आगे भी कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम वगैरह में आपसे बातचीत करने का। और पूर्णिमा जी, आपने आज हमें अपना इतना अच्छा समय दिया और अब बड़ी व्यक्तिगत जानकारी दी और बहुत अच्छा चीजें बताई नेताजी के बारे में, ढिल्लों साहब के बारे में। बहुत अच्छा लगा सुनकर। गीतांजलि प्रोग्राम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।